Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3, pair of linear equations in two variables from class 10th mathematics. Students, we were doing its exercise 3.5. We have done its question number 1. Today I am continuing from question number 2. देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं, इसका पार्ट 1 कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में क्या पूछा गया है, फॉर which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। और जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देख के रखा हुआ है वो है क्या, 2x + 3y = 7। इट्स इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन जो आपको दे के रखी है दैट इज a - b x + a + b y = 3a + b - 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपको सवाल पूछा गया है। सवाल को सबसे पहले समझो। कहता है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। जो भी आपको इक्वेशन दे के रखी हुई है उस इक्वेशन के बीच में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के रखी हुई हैं, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन के बीच में जो a और b आ रहा है उस a और b के लिए हम कौन सी वैल्यू पुट करें, a की कौन सी वैल्यू होगी और b की कौन सी वैल्यू होगी, जिसकी वजह से ये दोनों जो इक्वेशंस हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं ये हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पर a और b की कौन सी वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं या a और b की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। तो करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ रुख। सॉल्यूशन, आपको सबसे पहले एक चीज़ का तो पता होगा कि फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती क्या है। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 should be equal to b1/b2 should be equal to c1/c2। ये कंडीशन होती है इन ऑर्डर टू गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बीच में अगर ये चीज़ें, ये जो रेशो है ये बराबर आती हैं तब जाके आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप यही चीज़ करने जा रहे हो, यहाँ पर आप इन रेशियोज़ को ही कंपेयर करोगे, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके पास में वो ए और बी की कौन सी वैल्यू होगी जो हमको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देगी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे A1 क्या है, ठीक है, A1 आपको इक्वेशन 1 से मिलेगा और A1 होता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन 1। तो A1 जो है हमारे पास में वो आ रहा है यहाँ पर 2। इसी तरीके से B1 जो होता है कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ इक्वेशन 1, तो वो आ रहा है यहाँ पर 3, जैसा कि यहाँ पर देख लो। इसी तरीके से C1 क्या हो जाएगा, C1 इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्या होगी, कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन 1। और यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, ये इक्वल टू के इस साइड में हमने पहले भी बताया था कि हमको इक्वेशन को सबसे पहले ज़ीरो वाली फॉर्म में तब्दील करना है। इस इक्वेशन को अगर मैं ज़ीरो वाली फॉर्म में तब्दील करता हूँ, मतलब इक्वल टू ज़ीरो के बराबर करने की कोशिश करता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 है प्लस का, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा और इस साइड में इक्वल टू के क्या रह जाएगा, 0, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास में आने वाली है दैट विल बी -7, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, क्या होगी वो, -7। कैसे, क्योंकि ये 7 इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का 7 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगी ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे हो कुछ। तो C1 जो हमारे पास में आने वाला है दैट इज -7, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास A2 क्या हो जाएगा, A2 आपको पता ही है, A2 इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है इक्वेशन 2 के बीच में, ये है इक्वेशन नंबर 2, ये है x वेरिएबल, इस x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस बी, ये जो इस x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a माइनस बी यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है, A2 हमारे पास में आ गया। इसी तरीके से B2 क्या है, B2 होगा कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के बीच में y कहाँ पे है, ये है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, a प्लस बी, जो कि y के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका हो गया कोफिशिएंट a प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में C2 क्या होगा, C2 जो होता है वो आपको पता है कांस्टेंट टर्म होगी जो कि इक्वेशन 2 के बीच में आ रही होगी। तो देखो इक्वेशन 2 के बीच में इन सब के अलावा जो भी बचा हुआ है वो सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है, क्या है वो सारी की सारी कांस्टेंट टर्म है। जैसे 3a प्लस बी माइनस 2 जो है ये बाकी बची हुई है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना x है ना y है, इसी का मतलब ये हो गया कि ये बाकी बची हुई जितनी भी रकम है ये सारी की सारी हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है। लेकिन क्योंकि हम इक्वेशन को सबसे पहले ज़ीरो वाली फॉर्म में तब्दील करते हैं, ज़ीरो वाली फॉर्म में तब्दील करने का मतलब ये जो इक्वल टू के इस साइड में जितनी भी रकम है उसको उठा करके इस साइड में लेके आते हैं और यहाँ इक्वल टू के इस साइड में क्या रह जाता है, ज़ीरो रह जाता है। अब मैं उस फॉर्म में इसको अगर तब्दील करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारी रकम को उठा करके इक्वल टू के इस साइड में लेके आना पड़ेगा, इक्वल टू के इस साइड में है ना, ये इधर लेके आना पड़ेगा, यहाँ इस साइड में लेके आना पड़ेगा। तो उसके यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या हो जाएगा, ये 3a जो कि प्लस का है इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का 3a बन जाएगा। ये प्लस का b जो है इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का b। जैसे मैं इस 7 को लेके इधर आया था वैसे ही इस वाली कांस्टेंट टर्म को भी मैं इधर लेके आ रहा हूँ और ज़ीरो वाली फॉर्म में इस इक्वेशन को तब्दील कर रहा हूँ। इक्वल टू के इस साइड में सिर्फ ज़ीरो रह जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का b था इधर आएगा तो ये भी माइनस का b हो गया। ये माइनस का 2 है इस साइड में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब आपके पास में a1 भी है, b1 भी है, c1 भी है, a2 भी है, b2 भी है और c2 भी आ गया है। अब क्या करोगे,
ये चीज़ अप्लाई करोगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, आपको पता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये रेशोज जो होती हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 जो रेशो आती हैं ये बराबर होती हैं फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ऑफ किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो हम यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो मैं करूँगा बराबर। अब नाउ क्या करूँगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 करते हैं। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, A1 क्या था, A1 था मेरे पास में 2, क्या था 2, लिखा 2। और A2 क्या है मेरे पास में, A2 है मेरे पास A माइनस B, जो कि इक्वल टू होना चाहिए B1/B2। B1 क्या है 3, और B2 क्या है, B2 है मेरे पास में A प्लस B, जो कि बराबर होना चाहिए C1/C2। C1 क्या है माइनस का 7, और C2 क्या है मेरे पास में, C2 है मेरे पास में माइनस का 3A माइनस B और प्लस 2। ये है हमारे पास में C2। अब क्या करोगे, अब आप किन्हीं दो नंबरों को, ठीक है, किन्हीं दो टर्म्स को A1/A2 को मैं कंपेयर कर लेता हूँ B1/B2 को, B2 के साथ में, क्योंकि ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अबल तो ये तीनों बराबर है, मैं सिर्फ दो को ही उठा रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, किसी एक वेरिएबल की, अब यहाँ पर मैं इसको अगर उठाऊँगा तो A और B एक किस्म से वेरिएबल ही तो हैं, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को मैं ढूंढूंगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करता हूँ ना, वही मेथड यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ वैल्यूज़ को पता लगाने के लिए। कैसे, देखो, नाउ 2/A माइनस B इज इक्वल टू 3/A प्लस B। ये तो आपको पता ही है, यहाँ से ही देख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू A प्लस B इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B। ये बनेगा ना, यही बनेगा, ठीक है। आगे कर लेते हैं इसको, फर्दर स्टेप्स यहाँ पे कर रहा हूँ। क्या आया था, 2 इंटू A प्लस B आया था, हाँ A प्लस B आया था, इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B। A माइनस B ही था जी, A माइनस B ही आ रहा था, ठीक है, यहाँ से। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 2 इंटू A 2A, ठीक है, प्लस 2 इंटू B 2B इक्वल टू 3 इंटू A 3A। आगे माइनस का निशान है, माइनस का निशान, 3 इंटू B 3B, ठीक। इतना करने के बाद में अब मैं टर्म्स को एक साइड में करने जा रहा हूँ। क्या बन जाएगा, देखो, ये था 2A, ये है 3A, इसको मैं एक साइड में लेके आऊँगा तो ये माइनस का 3A हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इक्वल टू, ये क्या है, माइनस का 3B रह जाएगा, इधर क्या रह गया, माइनस का 3B, क्योंकि ये प्लस का 3A इधर मैं लेके आ गया हूँ जो कि माइनस में हो चुका है। तो ये माइनस का 3B रह गया। ये क्या है, प्लस का 2B, इस साइड में लेके आऊँगा तो माइनस का 2B हो जाएगा। अब और इसको सॉल्व करते हैं, तो प्लस का 2A माइनस का 3A माइनस का 1A रह जाएगा, जो कि इक्वल टू होना चाहिए माइनस 3B माइनस 2B माइनस के 5B के बराबर। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, रह क्या गया 1A लिखो या सिर्फ इसको A लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ से हमको एक चीज़ मिल रही है, A इज़ इक्वल टू 5B, ठीक है, A इज़ इक्वल टू 5B हमको मिल रहा है यहाँ से,
ये चीज़ समझ में बिल्कुल आई होगी आपके पास में। तो a इक्वल टू 5b आपके पास में यहाँ से मिल रहा है। अब इसी को मैं पुट करूँगा आगे जाके, मैं फिर कर रहा हूँ 9। जैसे यहाँ पर देखा था ना, पहले हमने किनको किया, इन दो को बराबर किया, इन दो को बराबर किया। अब मैं किसको करने जा रहा हूँ बराबर, इसको और इसको बराबर करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दो। क्या कह दो इसको, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या है ये, इक्वेशन नंबर 3 कह दो, इसको नाम दे दो, ताकि आपको ये याद रहे कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने किसको कंपेयर किया है। तो यहाँ पर हम a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन को हम बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हमको क्या हासिल हुआ, इक्वेशन नंबर 3 से हमको हासिल हुआ कि a इज़ इक्वल टू 5b। अब हम इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में हम इन दो को बराबर करेंगे। ठीक है, b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 के बराबर करेंगे। तो कर लेते हैं। नाउ b1 क्या था, 3, b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2 कर लेते हैं। तो b1 था मेरे पास में 3 और b2 था हमारे पास में a प्लस b, जो कि बराबर होना चाहिए माइनस के 7 ओवर, ये क्या है, माइनस का 7 जो है ये c1 है। ठीक है, माइनस के 7 ओवर माइनस 3a माइनस b प्लस 2, माइनस 3a माइनस b प्लस 2 इसके बराबर होना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन नंबर 4 के बीच में ये जो a की वैल्यू आई है इक्वल टू 5b, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। ठीक है, नो सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 5b इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के बीच में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जहाँ पे भी आपको a दिखेगा उसकी जगह पे आपको 5 भी भर देना है। तो ये बन जाएगा मेरे पास में 3 ओवर 5b, है ना, a की जगह क्या आ गया 5b प्लस b, तो ये लिखा प्लस b इक्वल टू माइनस का 7 ओवर माइनस का 3 इंटू a है ना, a की जगह क्या लिखोगे 5b, लिख दो 5b, लिख दिया। आगे क्या है माइनस का b, आगे क्या है प्लस का 2। अब क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 3 ओवर 5b प्लस b 6b बन जाएगा इक्वल टू माइनस का 7 ओवर माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 15 बनेगा। साथ में क्या है b, आगे क्या है माइनस का b, आगे क्या है प्लस का 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में 3 ओवर 6b इक्वल टू माइनस 7 ओवर ये 15b है, आगे क्या है माइनस का 1b, तो ये टोटल बन जाएगा माइनस का 16b प्लस के 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख लो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या रह गया 1 ओवर 2b, क्या रह गया यहाँ पर, ये रह गया मेरे पास में 1 ओवर 2b इक्वल टू माइनस का 7 ओवर माइनस के 16b प्लस 2, यही बनेगा, यही बनेगा। अब कर लो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये क्या रहेगा 1 इंटू 16b प्लस 2 करोगे तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, क्योंकि 1 के साथ
जिस भी रकम को मल्टीप्लाई करोगे वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इसका मतलब 1 इंटू माइनस 16b प्लस 2 करोगे तो ये माइनस का 16b प्लस 2 ही रहेगा, जो कि इक्वल टू होना चाहिए 2b इंटू माइनस 7। तो 2b इंटू माइनस 7 करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 14b। ठीक, आगे जाके कर लो इसको। ये b वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है, इनको एक साइड में लेके आ जाओ। बन जाएगा माइनस का 16b, माइनस का 14b इस साइड में आएगा तो प्लस का 14b हो जाएगा। ये नंबर है, ये प्लस का 2 है, इस साइड में लेके आऊँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 16b प्लस 14b माइनस का 2b रह जाएगा, जो कि माइनस के 2 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? माइनस के 2 के बराबर आ रहा है। और यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा? b इक्वल टू माइनस 2 ओवर माइनस 2। सबसे पहले माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ रही है? देयरफॉर यहाँ पर आपके पास में आ रहा है b इक्वल टू 1। क्या आया? b इक्वल टू 1 आपके पास में आ गया। तो एक वेरिएबल, ठीक है, ये जो b आपके पास में दे के रखी हुई टर्म, उस b टर्म की आपके पास में वैल्यू आ गई, b इक्वल टू 1 आ रही है। ठीक, b इक्वल टू 1 आ रही है। अब इस b की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के बीच में पुट कर सकते हो। चलो मैं ये स्टेप्स यहीं पे कर रहा हूँ ताकि आपको कनेक्टेड नज़र आए ये स्टेप्स। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, स्पेस बनाई मैंने, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ आपके पास में b की वैल्यू आ गई है, b इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन के बीच में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 3 के बीच में पुट करो, चाहे इक्वेशन 4 के बीच में इसको पुट करो। नाउ मैं 3 के बीच में पुट करूँगा इसको। ठीक है, नाउ पुट b इक्वल टू 1, या नाउ सब्सटीट्यूट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के बीच में मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, b की जगह क्या लिखूँगा? 1 लिखूँगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में थी क्या, उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी आपके पास में 2 ओवर a माइनस b। इक्वेशन थी हमारे पास 2 ओवर a माइनस b इक्वल टू 3 ओवर a प्लस b। 3 ओवर a प्लस b, ये थी आपके पास में इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बीच में मैं b की जगह 1 पुट करूँगा, तो ये बन जाएगा 2 ओवर a माइनस 1 इक्वल टू 3 ओवर a प्लस 1। फिर से कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस 1। ठीक है, ये बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए, 2a प्लस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 3 इंटू ए, 3a माइनस 3 इंटू 1 3। और इसको चलेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में 2a है ना, ये 2a, इधर क्या है, ये 3a प्लस का है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये माइनस का 3a हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 3 इधर पहले ही है, ये प्लस का 2 इस साइड में था, इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 2a माइनस का 3a रह क्या जाएगा, माइनस का 1a, जो कि इक्वल टू होना चाहिए -3 -2। तो -3 -2 माइनस का 5 होता है। अब यहाँ पर माइनस माइनस कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा है 1a इक्वल टू 5। अब इसको 1a पढ़ो चाहे इसको a पढ़ो, एक ही बात है, a इक्वल टू 5।
ठीक है, तो आपके पास में b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई. a शुड बी 5 एंड b शुड बी 1 in order to get infinitely many solution for the given pair of linear equations in two variables. तो हम लिख सकते हैं therefore लास्ट में a equal to 5 and b equal to 1 should be the values to get infinitely many solution. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन अगर आपको हासिल करने हैं गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, तो वहाँ पर आपको इक्वेशन के बीच में a की जगह 5 और b की जगह 1 को पुट करना पड़ेगा. ठीक, तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही. कल फिर हाजिर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों के साथ में. तब तक के लिए शुक्रिया. थैंक यू.